हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से समझिए। मेरा नाम है सचिन और आज का ये लेक्चर नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो जैसा कि आप फिगर पर देख रहे होंगे, ये जो फिगर है इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफ़ी सारा पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपका, तो सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो क्या है, वन पेयर ऑफ ओवेरीज। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर ऑफ ओवेरीज होते हैं। मीन्स यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवेरीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये एक ओवरी है और ये एक दूसरा ओवरी है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ फेलोपियन ट्यूब। ओके, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट। यहाँ पर जैसे कि आप फेलोपियन ट्यूब किसे कह रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है। और क्या होता है, अ यूटेरस वॉर्म। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक यूटेरस भी प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग वॉर्म भी कहते हैं, यूटेरस या फिर वॉर्म। तो इन सभी पार्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी के बारे हम आने वाले स्लाइड्स में जो है काफ़ी अच्छा से यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, अब वेजाइना और बर्थ कैनाल। ये जो होता है पार्ट, इसे हम वेजाइना कहते हैं या फिर इसे हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ईच ओवेरी इज आलमंड शेप्ड एंड प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हर एक ओवेरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये ओवेरी का जो शेप होता है वो एक कैसा होता है, आलमंड के शेप के जैसा होता है। क्लियर है। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ ईच गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ इमेच्योर ओवा। क्या होता है कि जब भी कोई एक गर्ल का जन्म होता है, मीन्स एक गर्ल का जैसे ही जन्म हुआ तो उसी टाइम उसके ओवेरी में क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हजारों हजारों जो है वहाँ पर एग या फिर कह सकते हैं ओवा जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन सारे के सारे क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। दीज ओवा स्टार्ट मेच्योरिंग ओनली फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन ये जितने भी ओवा, जितने भी एग्स होते हैं, थाउजेंड ऑफ एग्स होते हैं, ये सभी जो मेच्योर होना स्टार्ट कब होते हैं, जब एक कोई फीमेल जो है वो प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंच जाती है। मीन्स वो एडोलिसेंस के फेज में जैसे ही वो पहुंचती है, तो ये सारे जो है एग्स वो धीरे धीरे कर करके क्या होते हैं, मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हर एक मंथ पे क्या होता है कि एक ही एग जो है वो मेच्योर होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये सब काफ़ी कुछ जो है समझ चुका है। तो अब देखिए क्या होता है कि ओनली वन ओव्यूम इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ओवरी इन वन मंथ। एक महीने में एक ओवरी से सिर्फ और सिर्फ एक ओव्यूम ही प्रोड्यूस होता है। मीन्स एक एग ही जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड ईच ओवरी रिलीजेज एन ओव्यूम इन अल्टरनेट मंथ्स। और जितना भी जो है ओव्यूम जो है ओवरी से रिलीज होता है वो अल्टरनेट मंथ में होता है। क्लियर है। द रिलीज ऑफ एन ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी इनटू द एब्डोमिनल कैविटी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, तो ओव्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक ओवेरी से एग रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ओवरी है और इसके अंदर छोटा छोटा ये जो पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी के सभी ओव्यूम है। तो ओवरी से एक एग का रिलीज होना कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी पर, या कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब पर। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि एक ओवेरी का क्या फंक्शन होता है, मीन्स क्या रोल होता है एक ओवेरी का। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि टू प्रोड्यूस एंड रिलीज ओवा। एक ओवेरी का जो सबसे मेन काम होता है वो होता है कि एक एग को रिलीज करना, एक एग को प्रोड्यूस करना। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक बेबी का जब जन्म होता है तो उनमें थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो वही सारे एग्स को जो है वो रिलीज करने का काम या फिर प्रोड्यूस करने का काम जो है ओवेरी का होता है। क्लियर है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि टू प्रोड्यूस फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जो ओवेरी होता है उसका दूसरा काम होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो होते हैं
जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इन सभी हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन करवाता है वो ओवेरी होता है। ठीक है, ओवेरी का ही काम होता है कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है कि देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब्स। अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ये आपका एक फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये आपका दूसरा एक फैलोपियन ट्यूब हो गया। क्लियर है। द एंड लाइंग क्लोज टू द ओवरी, और इसका जो फैलोपियन ट्यूब का जो एंड होता है वो ओवरी से जो है अटैच्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। क्लियर है ना। अब जो एंड होता है एक फैलोपियन ट्यूब का, उसके पास क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग फिम्ब्रिए कहते हैं। यानी आप जैसा कि यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ उसका एंड जो होता है वो ओवरी को यहाँ पर क्या पकड़ कर रखा है। तो जिस पार्ट से वो पकड़ करके रखा है उसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ पर दिख रहा है, और उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रिए कहते हैं। क्लियर है। द टू फैलोपियन ट्यूब्स यूनाइट टू फॉर्म एन इलास्टिक बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूटरस। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है और इधर से जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब इस जगह पर आके मिल रहे हैं, और ये जो जगह है आपका, इस जगह को हम लोग यूनाइट एक साथ क्या कह रहे हैं, यूटरस कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि ओवरी का सबसे पहला फंक्शन एग को प्रोड्यूस करवाना, दूसरा फंक्शन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाना जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। और जो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये जो दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ये जिस पार्ट से एक ओवेरी को पकड़ कर रखते हैं उस पार्ट को हम लोग फिम्ब्रिए कहते हैं, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसा होता है। अब यहाँ पर जो दो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होता है, कनेक्टेड मिल करके एक जो है यूटेरस का फॉर्मेशन करवाता है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन, it is the site of fertilization between the male and female gametes and formation of the zygote and early embryo। अब ये क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है ये वो जगह होता है जहाँ पर एक मेल गेमेट जो कि होता है स्पर्म और एक फीमेल गेमेट जो कि होता है एग। तो इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन का काम होता है, मीन्स जहाँ पर फ्यूज़न होता है, वो जगह है फैलोपियन ट्यूब। यानी देखिए क्या होता है, यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ से अंदर गया, यहाँ से इधर आया और यहाँ से एग रिलीज होकर यहाँ पर आया। तो ये जो जंक्शन है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कह रहे हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है किस चीज़ का, मेल गेमेट का और फीमेल गेमेट का। क्लियर है। और फीमेल गेमेट और मेल गेमेट का जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो का। तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है फ्यूजन का, जाइगोट का फॉर्मेशन होना और अर्ली एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना, ये सभी के सभी जो है यहीं पर आपके फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। क्लियर है। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड इज नोन एज इंडोमेट्रियम। अब ये जो आपका यूट्रस होता है इसका जो इनर लाइनिंग जो होता है वो काफ़ी सारा ब्लड वेसल से भरा हुआ होता है। मीन्स उसमें बहुत सारे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं एक आपके कह सकते हैं यूट्रस में, और उस जगह को, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होता है यूटेरस में। क्लियर है। अब क्या है कि द नेरो एंड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। अब यहाँ जैसे आप देखिए कि ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट है, ये सभी इंडोमेट्रियम है। अब इंडोमेट्रियम को ही मतलब यूट्रस में प्रेजेंट होता है। तो यूट्रस का जो नेरो एंड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये जो नेरो एंड है, इस नेरो एंड को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक यूट्रस का जो है फंक्शन क्या होता है, एक यूट्रस का क्या फंक्शन होता है। तो द एम्ब्रायो फॉर्म्ड इन द फैलोपियन ट्यूब्स कम्स डाउन एंड गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड डेवलप्स फॉर द नेक्स्ट 9 months टिल द बेबी इज डिलीवर्ड। जो एम्ब्रायो आपका यहाँ पर बना एक फैलोपियन ट्यूब में, जो अर्ली एम्ब्रायो बना, वो क्या होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब के हेल्प से यूट्रस पर आता है, और यूट्रस में आने के बाद इंडोमेट्रियम के साथ अटैच्ड हो जाता है। मीन्स जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके साथ अटैच्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है फैलोपियन ट्यूब से एक अर्ली एम्ब्रायो का यूट्रस तक पहुँचना, उस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब एक एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रायो में,
यूट्रस में, उसके बाद 9 मंथ तक जो है वो एम्ब्रायो जो है यूट्रस में डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद फाइनली एक बेबी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, और वो फाइनली जो है ये वेजाइना से यानी कह सकते हैं बर्थ कैनाल से वो डिलीवर हो जाता है। क्लियर है? अब समझते हैं वेजाइना क्या होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बोला वेजाइना, तो वेजाइना को हम लोग जो है बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। अब ये जो यूट्रस है, ये यूट्रस जो है वो कहाँ पर ओपन होता है? तो वेजाइना में ओपन होता है। किसके थ्रू? तो सर्विक्स के थ्रू। मीन्स सर्विक्स को क्रॉस करते हुए जो है ये वेजाइना आपके ये यूट्रस जो है आपके वेजाइना में ओपन होता है। तो अब बेसिकली वेजाइना होता क्या है तो उसे हम लोग देखते हैं। तो द वेजाइना इज अ मस्क्यूलर ट्यूब थ्रू विच द बेबी इज डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। क्या होता है कि वेजाइना एक तरह का मस्क्यूलर ट्यूब होता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि वेजाइना क्या है, एक तरह का मस्क्यूलर ट्यूब है जहाँ से बेबी का डिलीवरी होता है। कब? जब एक बेबी जो है 9 मंथ की स्टेज में पहुँच जाता है, यानी एक पूरी अच्छा तरह से जो है डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाता है, तब जो है वहाँ से क्या होता है कि एक बेबी 9 मंथ के बाद डिलीवर होता है। तो उस जगह को हम लोग जो है उस मस्क्यूलर ट्यूब को हम लोग वेजाइना कहते हैं। क्लियर है? इट ऑल्सो सर्व्स एज द कैनाल फॉर रिसीविंग द सीमेन एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन। अब वेजाइना का दूसरा रोल भी होता है कि ये जो है वो सीमेन को भी रिसीव करता है। सीमेन यानी क्या? पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि स्पर्म और आपके जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड, इन तीनों ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स होता है उसको हम लोग स्पर्म के साथ ऐड कर दे तो उस चीज़ को हम लोग सीमेन कहते हैं। तो यहाँ से जो है आपका वेजाइना से कोपुलेशन के टाइम जो है सीमेन का भी एंट्री होता है। तो ये दो रोल है। पहला रोल क्या कि एक बर्थ जो बेबी को जो है वहाँ से बर्थ के टाइम जो है डिलीवरी करने का, और दूसरा सीमेन को जो है वो रिसीव करने का। ये दो काम होता है आपके वेजाइना का। क्लियर है? द सीमेन इज डिस्चार्ज इनटू द वेजाइनल ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोपुलेशन। क्या होता है कि जो सीमेन होता है कोपुलेशन के दौरान वो इस वेजाइनल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज हो जाता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है कि द स्पर्म ट्रेवल्स अपवर्ड एंड रीच द फैलोपियन ट्यूब वेयर वन स्पर्म फ्यूजेज विद द ओव्यूम टू फॉर्म जाइगोट। अब क्या होता है कि जो स्पर्म जो सीमेन जो यहाँ पर वेजाइनल ट्रैक में क्या हुआ, रिलीज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, वो स्पर्म जो है अब ट्रेवल करते हुए ये ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, तो ये फैलोपियन ट्यूब तक जा करके एक ही स्पर्म जो है, सारे के सारे स्पर्म नहीं, स्पर्म का मात्र एक सेल जो है इस एग से जो यहाँ पर रिलीज होगा फैलोपियन ट्यूब में, उस एग से जो है कुछ इस तरह से आपका फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन करवाएगा। ये काम होता है आपका वेजाइना का कि एक स्पर्म को रिसीव करना और उसको भेजना यूटेरस के थ्रू आपका फैलोपियन ट्यूब तक। क्लियर है? अब क्या होता है कि द जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एज इट डिसेंड्स इनटू द यूट्रस एंड द एम्ब्रायो गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द एंडोमेट्रियम। अब क्या हुआ कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट आपका फैलोपियन ट्यूब में बना। अब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट जो है वो थोड़ा सा और डेवलप होता है, जिस डेवलपमेंट को हम लोग अर्ली एम्ब्रायो स्टेज कहते हैं। अब वो जो ये अर्ली एम्ब्रायो स्टेज जो यहाँ पर बना, वो क्या होता है, वापस से ये यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में जब आता है तो ये जो है इस जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर जाके ये इम्प्लांटेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब जो है एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेड होने के बाद जो एम्ब्रायो आपका होता है वो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है डेवलप करता है। ठीक है? तो द एंडोमेट्रियम थिकनेस सो एज टू रिसीव द एम्ब्रायो। अब ये जो एंडोमेट्रियम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंडोमेट्रियम जो है वो धीरे धीरे जो है थिक यानी मोटा होने लगता है, ताकि वो जो है एम्ब्रायो को रिसीव कर सके और अपने अंदर जो है इम्प्लांट करवा सके। तो ये काम होता है आपका वेजाइना का। क्लियर है? अब क्या होता है कि द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। अब जो बेबी है, जो एम्ब्रायो है, वो जो है अपने मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन को लेती है, ताकि वो धीरे धीरे क्या कर सके, ग्रो कर सके और नेक्स्ट स्टेज में जा सके। तो जिसके थ्रू
एक बेबी जो है अपने मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेती है, वो स्पेशल टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको एक पाइप दिख रहा होगा, तो ये चीज़ जो है वो आपका प्लेसेंटा है, जिसके थ्रू से क्या होता है कि एक बेबी जो है अपने मदर से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। अब प्लेसेंटा क्या होता है, तो इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। प्लेसेंटा एक तरह का डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर होता है जो एम्बेडेड होता है, कहाँ पर, धंसा हुआ होता है एक यूटेरिन वॉल पे। क्लियर है। अब क्या होता है कि इट कंटेन फिंगर लाइक विलाई ऑन द एम्ब्रायो साइड विच ऑन द मदर साइड्स ब्लड स्पेस सराउंडेड द विलाई। जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, वो एक फिंगर लाइक विलाई को जो है कंटेन करता है, मीन्स उसमें एक फिंगर लाइक विलाई जो होता है जो एम्ब्रायो साइड की ओर होता है। ठीक है। अब ये जो आपका प्लेसेंटा है वो मदर के ब्लड साइड होता है, जहाँ से वो सारे हिस्से को जो है कवर करके रखता है, ताकि वहाँ से क्या है, मदर के ब्लड से वो ईजिली जो है वो न्यूट्रिएंट्स को ले सके। क्लियर है। अब ये जो विलाई होता है जो सराउंडेड होता है मदर के ब्लड सेल्स के ऊपर, उसका काम क्या होता है, तो विलाई प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू डेवलपिंग द एम्ब्रायो एंड द वेस्ट टू पास फ्रॉम द एम्ब्रायो टू मदर थ्रू द प्लेसेंटा। अब क्या होता है कि जो विलाई है ये एक लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है। विलाई का काम होता है कि ये लार्ज सरफेस एरिया को प्रोवाइड करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो सरफेस एरिया बढ़े और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बेबी को यानी एम्ब्रायो को मिले। कहाँ से, मदर से, ताकि एक एम्ब्रायो का अच्छे से डेवलपमेंट हो। अब सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ एम्ब्रायो को जो है खाना चाहिए, उसे वेस्ट भी निकालना पड़ता है। तो जो वेस्ट निकलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है मदर के आपके जो है यूट्रस में चला जाता है। क्लियर है। तो ये सारा काम होता है आपका प्लेसेंटा का। सबसे पहला काम तो मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेना और वेस्ट को जो है वो बाहर निकालना। क्लियर है। अब क्या होता है कि व्हेन द एम्ब्रायो स्टार्ट्स रीअसेंबलिंग अ ह्यूमन इज फॉर्म्ड। अब जो है एम्ब्रायो जो है वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट जब एम्ब्रायो का होगा तो एक वो पक्का जो है ह्यूमन की तरह जो है वो बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है आपका जायगोट के फॉर्मेशन के टाइप का है, यहाँ पर एम्ब्रायोनिक स्टेज है और फाइनल जो है ये फीटल स्टेज में आता है। और फीटल स्टेज के ऊपर जाने में जो है मीन्स बाद का जो स्टेज होता है उसे हम लोग बेबी कहते हैं। मीन्स एक पक्का बेबी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग फीटस कह रहे हैं। क्लियर। अब जो फीटस जो है वो कंटिन्यू डेवलप करता है इनसाइड द यूट्रस फॉर ऑलमोस्ट 9 months आफ्टर विच द बेबी इज डिलीवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरिन मसल्स। अब क्या होता है कि जो फीटस है जो डेवलप हुआ है आपके एम्ब्रायो के थ्रू, तो वो चीज़ जो है वो और धीरे धीरे डेवलप होता है। कब तक, 9 month तक, जब तक कि एक बेबी का जो है अच्छे की तरह से जो है फॉर्मेशन ना हो। अब एक बेबी का फॉर्मेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होता है कि यूटेरिन मसल्स के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बेबी होता है आपके वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी डिलीवर हो जाता है बेबी का, और फाइनली एक बेबी का जन्म हो जाता है। तो ये सारा कुछ जो है प्रोसेस होता है एक बेबी के फॉर्मेशन होने में। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये क्या चीज़ है, क्या है ये टॉपिक। तो सबसे पहला बात कि इट इज़ द लॉस ऑफ ब्लड mucus along with the unfertilized ovum and the ruptured cells and tissues of the endometrium through the vagina of the female. मेंस्ट्रुएशन सिंपल कि ये एक तरह का फेज होता है जहाँ पर एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से जो है वो ब्लड का लॉस होता है, और उस ब्लड में क्या होता है, म्यूकस भी शामिल होता है। अब म्यूकस क्या चीज़ होता है, तो म्यूकस एक लर्लर टाइप का जो है चीज़ होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो नेटा वगैरह हो गया, तो ये सबको हम जो है म्यूकस कहते हैं। उसी टाइप का जो है ब्लड के साथ जो है वो बाहर निकलता है आपके वेजाइनल ट्रैक्ट से। क्लियर है। और ये जो आपका ब्लड होता है वो इसलिए निकलता है क्योंकि जो ओव्यूम जो कि ओवरी के थ्रू जो रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया, अनफर्टिलाइज रहा, तो उसका कोई काम नहीं आया। तब वो जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम होगा वो धीरे धीरे रप्चर हो जाएगा, मीन्स धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो इंडोमेट्रियम के साथ साथ उसके जो सेल्स होंगे जो थिक हुआ वो भी ब्रेक हो करके जो है वो वेजाइना से जो है वो बाहर निकल जाएगा।
इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जहाँ पर एक जो है कह सकते हैं फीमेल बॉडी से ब्लड का लॉस होता है, जिसमें काफ़ी सारे जो है म्यूकस वगैरह होते हैं। क्लियर है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो क्या होता है कि इट इज़ अ 28 डे साइकिल विच अकर्स इन एवरी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल फ्रॉम प्यूबर्टी। अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है ये एक 28 दिन का साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल होता है, मीन्स वो फीमेल जो प्यूबर्टी के स्टेज में एक एडोलेसेंस फेज में जो है वो पहुंच जाती है, उसमें से जो है वो ब्लड का जो है वो बाहर निकलना यानी मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। द फ्लो ऑफ ब्लड कंटिन्यूज फॉर 2 to 8 days। अब ये जो ब्लड का फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग का फेज होता है, वो 2 से 8 दिन तक जो है वो रहता है। क्लियर है। इफ द ओव्यूम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड देन द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स स्लोगिंग ऑफ एंड देयर इज लॉस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एक्सेट्रा थ्रू द वेजाइना। अब क्या होता है कि अगर ये जो एग होता है, जो ओव्यूम होता है, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब एंडोमेट्रियम जो होता है जो मोटा हो जाता है ताकि वो क्या कर सके, एम्ब्रायो को जो है अपने अंदर इम्प्लांट कर सके। तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने से जो है वो ब्लड के साथ साथ जो है म्यूकस के फॉर्म में जो है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है। अब क्या होता है कि इन केस ऑफ द ओव्यूम गेट्स फर्टिलाइज, लेकिन अगर मान लीजिए कि अब जब क्या है एक ओव्यूम जो है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तब क्या होगा, देन द एंडोमेट्रियम becomes thick and spongy for nourishing the embryo and hence menstruation does not occur। अब जब एक एग जो है, एक ओवा जो है, वो उसे स्पर्म मिलने की वजह से वो क्या हो चुका है, फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तब जो एंडोमेट्रियम होगा वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा और स्पंजी के टाइप का होने लगेगा, ताकि वो एम्ब्रोयो को जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। और जब ऐसा होगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एक ओव्यूम, तब जो है मेंस्ट्रुएशन जो है वो अकर नहीं होगा, मीन्स ब्लड का जो लॉस होगा वो नहीं होगा। अ लेडी विथ अ डेवलपिंग एम्ब्रायो इन हर ओम इज टर्म्ड एज प्रेग्नेंट। अब क्या होता है कि जो लेडी जिसके एम्ब्रायो मीन्स जिसके यूट्रस में या फिर वोम्ब में क्या हो रहा है, एक एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसे हम उस लेडी को हम कह सकते हैं कि यस शी इज़ अ प्रेग्नेंट लेडी। क्लियर है। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, मीन्स सबसे पहली बार जो ब्लड का लॉस होता है, उस जो है बिगनिंग को, मेंस्ट्रुएशन के बिगनिंग को हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मेनार्क किसे कहते हैं, तो सिंपली द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज नोन एज मेनार्क। और जब मेनार्क मीन्स जो मेंस्ट्रुएशन है उसका लास्ट स्टेज आ जाता है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन जो है वो होना ख़त्म हो जाता है, तो उस स्टेज को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। यानी द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द वुमेन इज 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड मेनोपॉज। यानी जब कोई एक लेडी जो है वो 45 से 55 साल के बीच में आती है, तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस हो रहा था, मीन्स जो ब्लड लॉस हो रहा था, वो चीज़ जो है वो बंद हो जाता है। तो ये जो परमानेंट स्टॉपेज हो रहा है मेंस्ट्रुएशन का, उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो अ नंबर ऑफ डिजीजेस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज इन्फेक्टेड। अब क्या होता है कि जब कोई एक दो पार्टनर, एक मेल और फीमेल, सेक्सुअल इंटरकोर्स को करता है, तो उस दौरान अगर कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड होता है किसी डिजीज से, तो जो अदर पार्टनर है जो पूरी तरह से हेल्दी है, उससे भी क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इससे हम लोग क्या कहते हैं कि एक अनदर जो कह सकते हैं कि जो हेल्दी पर्सन है, उससे भी एक क्या हो जाना, डिजीज़ हो जाना, और उस डिजीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। वैसा डिजीज़ जो क्या करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी एक कोपुलेशन के दौरान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STDs। क्लियर है। दे कैन बी काउज्ड बाय बैक्टीरिया। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, जो डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन में आया, एक इन्फेक्टेड पार्टनर में आया, वो जो है वो एक बैक्टीरिया के भी थ्रू हो सकता है। कौन सा बैक्टीरिया, जैसे सिफिल्स हो गया, गोनोरिया हो गया,
और ये एक वायरस के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि आपका HIV एड्स हो गया या फिर कह सकते हैं वार्ड्स हो गया। ये सब एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और वायरस का जिसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो है वो होते हैं। अब क्या होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स सच एज वियरिंग अ कॉन्डम ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है आपके डिजीज़ का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, इसलिए हम लोग रोक भी सकते हैं। कुछ ऐसे मेजर्स है जिसे अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ये जो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है एक इन्फेक्टेड पार्टनर से अनदर हेल्दी पार्टनर में, उस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं। जैसा कि अगर हम एक कॉन्डम का जो है यूज़ करते हैं सेक्सुअल एक्ट के दौरान, कोपुलेशन के दौरान, तो ये जो डिजीज़ है इसे होने से रोका जा सकता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स को। अब कुछ ऐसे मेजर्स जहाँ से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एक बर्थ को, एक बेबी को जो अनवांटेड बेबी है, मुझे उसे नहीं चाहिए, तो उस मेथड को जो है वो हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। अब ये जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स है ये आपका मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकली तरीके से हो सकता है और सर्जिकल मेथड से भी हो सकता है। ये 3 मेथड है जहाँ से एक कह सकते हैं कि एक बेबी का जो है बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला बात करते हैं मैकेनिकल मेथड। कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग एक कह सकते हैं कि बर्थ को जो है हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो दीज आर यूज टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सीमेन टू द फेलोपियन ट्यूब। जो मैकेनिकल मेथड होता है इसका मेन एम होता है कि ये जो स्पर्म है, जो सीमेन है, वो फेलोपियन ट्यूब तक जो है वो पहुंचने नहीं देता है, वो स्टॉप करता है, रोक देता है। मीन्स एक ओव्यूम को और एक कह सकते हैं स्पर्म को मिलने से ये रोकता है आपका मैकेनिकल मेथड। अब इसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहला हम कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं। तो कॉन्डम्स होते क्या हैं? तो कॉन्डम्स आर थिन रबर ट्यूब्स वर्न ओवर द पेनिस बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले अगर हम अपने पेनिस में इस कॉन्डम का जो है वो पहन लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं, तो इससे जो है हम लोग बर्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि द सीमेन गेट्स कलेक्टेड इन दिस एंड इज नॉट डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना। अब इससे क्या होता है कि जो सीमेन प्रोड्यूस होता है आपके पेनिस के थ्रू वो स्टोर रह जाता है इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग कॉन्डम कह रहे हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो सीमेन है वो डिस्चार्ज नहीं होता है एक वेजाइना में, जिससे काफ़ी हद तक जो है वो बर्थ को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है? अब दूसरा जो चीज़ है बर्थ कंट्रोल मेजर्स वो है आपका डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है? तो इट इज़ अ थिन रबर फिक्स्ड ओवर अ फ्लेक्सिबल मेटल रिंग विच इज़ फिटेड ओवर द सर्विक्स इन अ वोमेन्स बॉडी बाय अ डॉक्टर। अब दूसरा जो मेथड है जिससे हम लोग एक बर्थ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ है आपका डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है? तो ये भी एक रबर लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर जो हिस्सा में यहाँ पर आपका एक मेटल का जो है फ्लेक्सिबल मेटल रिंग जो है वो होता है, और इसको जो है हम लोग फिट करते हैं सर्विक्स में। किसके हेल्प से? एक डॉक्टर के हेल्प से। और ये चीज़ जो है परमानेंट होता है। अगर आप एक कह सकते हैं कि अपने जो है सर्विक्स में अगर इस चीज़ को फिक्स कर लिया जाए तो यहाँ से भी हम लोग जो है इस जो बर्थ को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है? अब जो थर्ड आपका है मेजर वो क्या है? इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम लोग सिंपली IUCD कहते हैं या फिर लूप कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होता है? तो इट इज़ इंसर्टेड इन द यूट्रस एंड कह सकते हैं इंसर्शन काउजेज सर्टेन सिक्रेशन विच प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो इन द यूट्रिन वॉल। अब ये जो आपका लूप है यानी इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसको यूज किया जाता है ताकि ये कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करे, और हार्मोन्स को सिक्रेट करने की वजह से क्या होता है कि जो आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है, मीन्स फेलोपियन ट्यूब से जो बेबी आपके यूटेरस में पहुंच रहे हैं, उस चीज़ को ये रोक देता है ये डिवाइस। तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बर्थ कंट्रोल का कुछ मेजर्स। अब यहाँ पर जो आपको दिखाए गए हैं, जैसे कि सेकेंड में डायफ्राम हो गया और ये थर्ड वाला इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसे हम लोग IUCD या फिर लूप कह रहे हैं, तो ये दोनों जो है वो एक साइड इफ़ेक्ट्स को काउज कर सकते हैं। इनके वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, लेकिन जो पहला मेज़र है ये काफ़ी यूज़फुल है और यहाँ से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं।
क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ केमिकल मेथड जिसके थ्रू हम लोग किसी बर्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ ऑफ स्पर्मिसाइड्स। हम लोग जो है स्पर्मिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। अब ये स्पर्मिसाइड क्या होता है? तो दीज आर स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल्स अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेलीज एक्सेट्रा। स्पर्मिसाइड क्या होता है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म किलिंग केमिकल्स होता है जो क्या होता है कि एक स्पर्म्स को जो है बहुत ही आसानी से किल कर देता है। और ये किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो ये एक क्रीम के फॉर्म में और या फिर एक जेलीज के फॉर्म में जो है वो मिलता है। विच आर इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना जस्ट बिफोर कोपुलेशन। अगर आप इस चीज़ को, इस केमिकल को जो है वेजाइना में अगर पहले यूज कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं कोपुलेशन से पहले, तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स आपके रिलीज होंगे वेजाइना में, उस चीज़ को ये सारे स्पर्म्स को, उसके सेल्स को किल कर देंगे, जिससे क्या होता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपका केमिकल मेथड है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है? तो दीज आर दी हार्मोनल पिल्स विच प्रिवेंट ओव्यूलेशन बट डू नॉट स्टॉप मेंस्ट्रुएशन। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये एक तरह का हार्मोनल पिल्स होता है जिसका काम होता है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करना, मीन्स ओवरीज से एक एग को रिलीज होने से रोकना। लेकिन इसमें सिर्फ जो है ओव्यूलेशन को ही रोका जा सकता है, इसमें मेंस्ट्रुएशन को नहीं रोका जा सकता है। क्लियर है। तो ये भी जो है केमिकल मेथड्स, ये आपके लिए थोड़े बहुत जो है साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मेथड है वो है आपका सर्जिकल मेथड्स। अब ये सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वेसेक्टोमी। अब वेसेक्टोमी क्या है? तो इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। अब जितने भी मेल्स है उसमें क्या होता है कि जो आपका वास्ट डिफरेंस मैंने बताया था कल के लेक्चर में, उसमें जो है वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसे जो है वो बांध दिया जाता है, मीन्स दोनों ओपनिंग को जो है वो वापस से बांध दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक वास्ट डिफरेंस को जो है वो कट किया जा रहा है ताकि क्या हो, स्पर्म्स जो है वो रिलीज ना हो पाए। तो ये जो है बेसिकली मेल्स में होते हैं और इसे हम लोग इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल्स में होते हैं और इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लिगेटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। इसमें जो है फीमेल्स के जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट करके ज्वाइन किया जाता है ताकि वहाँ से क्या हो, एग का जो है वो जो आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस था वो भी रुक जाए और जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस था वो भी रुक जाए। क्योंकि एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक ही आएगा, उसके पहले ही तक आएगा, बाकी आगे का जो हिस्सा है वहाँ तो कट कर दिया जा चुका है, तो वो यूटेरस तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसके हेल्प से आप प्रेगनेंसी को, बर्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज MTP और अबॉर्शन इज कैरिड आउट टू एलिमिनेट द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब क्या किया जाता है MTP के प्रोसेस से, जिसे हम लोग अबॉर्शन भी कहते हैं, इसके हेल्प से क्या होता है कि एक डेवलपिंग एम्ब्रायो, मीन्स जो एक कह सकते हैं कि एक बेबी जो है, अर्ली बेबी जो है एम्ब्रायो के फॉर्म में होता है, उस चीज़ को हटाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। दिस प्रैक्टिस कैन however be misused to carry out female ferticide which involves the killing of the female fetus. It should be avoided at all cost as it disturbs the male female ratio in a population. अब क्या होता है कि ये जो अबॉर्शन है इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डिसयूज़ या फिर कह सकते हैं मिसयूज़ होता है, क्योंकि इसे जो है बहुत सारे जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है अबॉर्शन करवा के जो है उसे मार देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी जो है वो बहुत ही बुरा चीज़ है, क्योंकि ये क्या होता है कि आपके जो एनवायरनमेंट में उसमें जितने भी मेल और फीमेल जो है उस चीज़ का रेशियो जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। और इसमें ये जो प्रोसेस है अबॉर्शन का, ये बेसिकली जो है वो गर्ल्स के लिए किया जाता है। क्लियर है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए बहुत सारा एक्ट भी जो है वो आ चुका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे जो है वो कह सकते हैं कि जेल भी हो सकता है। क्लियर है।
तो ये जो एमटीपी प्रोसेस है इसको बेसिकली यूज किया जाता है किसी एक कह सकते हैं कि अनवांटेड बेबी को न बाहर आने से। मीन्स जो बेबी का अगर पता चल जाए कि उसके हाथ पैर नहीं है तो उस चीज़ को अवॉइड करवाने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बहुत ही अच्छा बेबी गर्ल्स का जो है वो अबॉर्शन किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए। तो ये था आपका लेक्चर, आपका चैप्टर का लेक्चर जो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को यहीं तक था ये। तो कैसा लगा या आपको ये चैप्टर कमेंट में ज़रूर बताना है। और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को आप आसानी से देख सके। थैंक यू।